अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेटिव से क्या मुराद है। तो रिलेटिव एक इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, आप सब ने सुना होगा। इसका मतलब होता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदार कौन होते हैं? हु आर रिलेटिव। रिश्तेदार हम किसी भी ऐसे इंसान को कह सकते हैं जिसकी हमसे कोई ना कोई निस्बत होती है। आपके जो फादर हैं, फादर के जो ब्रदर होंगे उनको आप अंकल कहते हैं, और आपके जो अंकल के सन हैं उसको आप क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो आपके अंकल हैं उसकी आपसे निस्बत क्या है कि वो आपके फादर के भाई हैं, और इसी तरह से कजन की आपसे क्या निस्बत है कि वो आपके अंकल के बेटे हैं, इस वजह से वो आपके कजन हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपकी मदर की सिस्टर आपकी आंटी कहलाएंगी, और आपकी आंटी की जो बेटी होंगी वो आपकी कजन सिस्टर कहलाएंगी। तो इस एग्जाम्पल में आपकी आंटी की आपसे निस्बत यह है कि वो आपकी मदर की सिस्टर हैं, और इसी तरह से आपकी कजन सिस्टर का आपसे क्या ताल्लुक है या आपसे क्या निस्बत है कि वो आपकी आंटी की बेटी हैं। तो मतलब जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनकी आपसे कोई ना कोई निस्बत होती है। जब भी आप उनका अपने साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई ना कोई ताल्लुक आपका उनसे निकलेगा। आपके मामा का बेटा, आपके चाचा का बेटा, आपके ताया का बेटा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह से एटम के वजन को कार्बन 12 से मुआवजा करके निकाला जाता है कि ये एटम कार्बन 12 से कितने गुना वजनी है या कार्बन 12 से कितने गुना हल्का है। क्योंकि एटम का वजन बहुत ही कम होता है और इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसी वजह से हम इसको कार्बन 12 के साथ मुआवजा करके निकालते हैं। तो क्योंकि हम एटम के वजन को कार्बन 12 से मुआवजा करके निकाल रहे हैं, डायरेक्ट उसका वजन नहीं निकाल रहे, इसी वजह से इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? निस्बत। और निस्बत किससे है? कार्बन 12 आइसोटोप से। फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ कुछ इस तरह कर सकते हैं: द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12 is called as relative atomic mass। यानी किसी भी एलिमेंट का मास जिसको कार्बन 12 के वजन से मुआवजा करके निकाला गया हो उसको हम क्या कहते हैं? relative atomic mass। फॉर एग्जाम्पल, relative atomic mass of magnesium 2 times heavier than carbon 12। यानी जो मैग्नीशियम का एटम होता है ये कार्बन 12 से 2 गुना वजनी है। अगर कार्बन का वजन 12 है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24। मतलब मैग्नीशियम का वजन कितना निकलेगा? 24। इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम ये कितना होता है? 3 टाइम्स लेस देन कार्बन 12। यानी कार्बन के एटम से 3 गुना कम होता है। तो कार्बन का वजन 12 है, 12 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें तो हीलियम का वजन कितना निकलेगा? 4। तो इस तरह से हम जब किसी भी एटम के वजन को कार्बन 12 से मुआवजा करके निकालेंगे कि ये कार्बन 12 से कितने गुना वजनी है या कार्बन 12 से कितने गुना हल्का है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट्स। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। इसीलिए आपने ऊपर देखा होगा कि मैग्नीशियम का जो मास है उसको मैंने 24 लिखा है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाया। इसी तरह से जो हीलियम का एटॉमिक मास है उसको मैंने सिर्फ 4 लिखा है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्यों नहीं होता उसकी वजाहत करने से पहले एक तारीफ देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट असल में कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा होता है। यानी अगर हम कार्बन 12 के 12 बराबर हिस्से करें तो हर एक हिस्सा 1 AMU के बराबर होगा। तो इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं: इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यानी कि ये कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा होता है। इसकी वजाहत के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम है और हम इस कार्बन 12 को 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जब हम इसको 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो हर एक हिस्सा 1 AMU के बराबर होगा। इट इज अ यूनिट यूज फॉर मैसेज ऑफ एटम्स और मालिक्यूल्स। यानी कि ये एक ऐसा यूनिट है जो एटम्स या मालिक्यूल्स के मैसेज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कार्बन 12 के वजन को हम 12 AMU लिख सकते हैं। इसी तरह से पानी के वजन को हम 18 AMU लिख सकते हैं। AMU की वजाहत के बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास की एक और तारीफ भी कर सकते हैं।
तो देखते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 नोन एज AMU। यानी जब किसी भी एलिमेंट के एटम्स के एवरेज मास को कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से मुआवजा करके निकाला जाता है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम दो तरह से बयान कर सकते हैं, या तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के मास को कार्बन 12 से मुआवजा कर लें कि वो कार्बन 12 से कितने गुना वजनी है या कितने गुना हल्का है, या फिर उस एलिमेंट के एटम्स के एवरेज मास को कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से मुआवजा किया जाए तो वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से मुआवजा करने का मतलब है कि हमने AMU से उसकी निस्बत निकालनी है। इसकी वजाहत के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक तराजू है, उसके एक पलड़े में हम नाइट्रोजन के एटम को रख देते हैं और दूसरे पलड़े में हम AMU को रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो हम सब्जी फरोश को कहते हैं कि हमें आप 5 kg प्याज तोल दें, तो वो क्या करता है, एक तरफ 5 kg का एक बाट रखता है और दूसरी तरफ वो थोड़े थोड़े प्याज डालता जाता है। जैसे ही दोनों का वजन बैलेंस होता है तो वो हमें कहता है कि ये ले जी 5 kg प्याज। तो इस सारे प्रोसेस में वो प्याज के वजन को 5 kg वाले बाट के वजन से मुआवजा करता है और 5 kg वाले बाट को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। बिल्कुल इसी तरह से हम अब एक तरफ नाइट्रोजन का एटम रख लेंगे और दूसरी तरफ एक एक करके AMU रखते जाएंगे, और जैसे ही दूसरे पलड़े में आप 14 AMU रखेंगे यानी 14 यूनिट्स रखेंगे तो नाइट्रोजन का वजन उनके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है। इसी तरह से अगर आप कोई और एटम रख दें, फर्ज कर लें आप एक तरफ ऑक्सीजन रख दें और दूसरी तरफ एक एक करके AMU डालते जाएं, तो जैसे ही दूसरे पलड़े में 16 AMU पूरे होंगे तो ऑक्सीजन का वजन उनके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का वजन कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। तो इस तरह से हम AMU से मुआवजा करके भी रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम कर सकते हैं। और ये एग्जांपल जो तराजू वाली आपको दी है ये सिर्फ समझाने के लिए दी है। अब लास्ट पे थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्यों नहीं होता। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये असल में रेशियो होती है, निस्बत होती है किसी भी एटम के एवरेज मास की AMU के साथ। मतलब जिस भी एटम का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है उसके वजन को आप ऊपर रखेंगे और उसको एक AMU पे डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU होता है, तो 14 AMU को ऊपर रखेंगे और जब हम इसको 1 AMU पे डिवाइड करेंगे तो AMU से कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। तो उसके साथ कोई यूनिट भी नहीं आएगा। इस तरह से आप किसी भी एटम का जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो उस एटम का वजन ऊपर आएगा और नीचे उसको डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, AMU के साथ। तो AMU से कैंसिल हो जाया करेगा और अल्टीमेटली रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट भी नहीं आएगा। इस वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट भी नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम के हवाले से एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल, यानी कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली एटम का वजन क्यों मालूम नहीं कर लेते, आखिर रिलेटिव एटॉमिक मास ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आंसर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द masses ऑफ एटम्स आर वेरी स्मॉल, वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस टू वे सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल मास, दैट इज वाई वी यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। मतलब एटम्स का मास बहुत ही छोटा होता है, हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसके जरिए हम इतनी छोटे छोटे मैसेज को मालूम कर सकें। इसी वजह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल इस्तेमाल करते हैं, यानी हम किसी भी एटम के वजन को कार्बन 12 से मुआवजा करके मालूम कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसके जरिए हम डायरेक्टली एटम का वजन मालूम कर सकें। इस टॉपिक में से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी हम कार्बन 12 को ही क्यों एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई और एलिमेंट क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, वी यूज कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग relative atomic mass due to following reasons. First one is abundance. It is one of the most abundant isotope of carbon. ये कार्बन का सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाने वाला आइसोटोप है।
कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसमें कार्बन 12 वाला आइसोटोप तकरीबन 99% पाया जाता है। तो क्योंकि कार्बन 12 वाला आइसोटोप कायनात में कसरत से पाया जाता है, इस वजह से ये इजीली अवेलेबल होता है और इसी वजह से फिर हम कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रीजन है स्टेबिलिटी। इट इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड डज नॉट अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके। मतलब ये कार्बन का सबसे क्याम पजीर आइसोटोप है और ये रेडियो एक्टिव डिके नहीं करता। क्योंकि ये स्टेबल आइसोटोप है और वक्त के साथ साथ रेडियो एक्टिव डिके भी नहीं करता, तो इसका जो वजन है वो कांस्टेंट रहता है, वक्त के साथ चेंज नहीं होता। इस वजह से हम कार्बन 12 को प्रेफर करते हैं। तीसरी वजह है केमिकली इनर्ट। इट डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट इजीली, सो इट इज इजी टू हैंडल एंड स्टोर। मतलब ये दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से इसको हैंडल करना या इसको स्टोर करना आसान होता है। फोर्थ रीजन है स्टेबल कंपाउंड्स। इट मोस्टली फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद अदर एलिमेंट, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं तकरीबन तमाम एलिमेंट के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है। पांचवी रीजन है होल नंबर मैस। इट्स मैस इज होल नंबर, मोर ओवर इट हैज सेम रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एवरेज एटॉमिक मैस। मतलब कार्बन 12 का जो वजन है वो फ्रैक्शंस में नहीं है, इशारिया में नहीं है, पूरा होल नंबर है, जिसकी वजह से दूसरे एलिमेंट का इसके साथ कंपैरिजन करना आसान होता है। तो इस वजह से हम कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास भी सेम होता है। एवरेज एटॉमिक मासेस की वजाहत नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। सिक्स्थ रीजन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये बहुत ज्यादा तादाद में कंपाउंड बनाता है, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शामिल हैं। कार्बन के कंपाउंड की तादाद बाकी तमाम एलिमेंट के कंपाउंड की तादाद से हजारों गुना ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं और किसी एलिमेंट को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता था रिलेटिव एटॉमिक मैसेज के लिए, और उसके बाद ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन दोनों में कुछ खामियां थी जिस वजह से बाद में कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड तस्लीम किया गया। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।